हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारी दूसरी वीडियो गॉस की फिल्म का प्रूफ किस तरीके से करना था। उसके लिए स्टार्टिंग में हमने बताया था गॉस की फिल्म को प्रूफ करने के लिए जो हमारी चीज़ें थी, जैसे कि हमने वेलफॉर्म के बारे में बात की थी, वैद्युत फ्लक्स के बारे में बात की थी। तो यहीं से हमारे जो मेन टॉपिक आता है गॉस की फिल्म में, उसकी शुरुआत करते हैं और वो किस तरीके से तो गॉस की फिल्म होती है। सबसे पहले उसकी बात करते हैं। तो गॉस की फिल्म होती है कि यदि किसी भी हमारे पास एक कोई बंद ब्रश है और उस बंद ब्रश से होकर जितना भी हमारा फ्लक्स निकलेगा, किसी भी बंद ब्रश से हमारा जितना भी फ्लक्स होकर निकलेगा, वो फ्लक्स उस ब्रश को दिए गए कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। देखिए किस तरीके से कि अगर हमारे पास कोई भी इस तरीके का बंद ब्रश है और इस बंद ब्रश के अंदर हमने कोई एकांक क्षेत्रफल लिया है dA, और इस dA को, इस पूरे ब्रश को हमने E वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। तो इस ब्रश को यदि हमने +Q आवेश दिया है, तो इस +Q आवेश के कारण यहाँ पर जो हमारा इस एकांक क्षेत्रफल से जितने भी हमारे फ्लक्स निकल के जाएगा, जितना भी इस एकांक क्षेत्रफल से हमारा फ्लक्स निकलता है, वो फ्लक्स इस Q आवेश का, जितना भी इस हमने ब्रश को कुल आवेश दिया है, उसका होता है 1/ε0। किस तरीके से इसको मैथमेटिकली समझते हैं तो फाई E = होता है कितना Q/ε0। ये तो होती है हमारे गॉस की फिल्म। लेकिन अब इसको हमें प्रूफ कैसे करना है, उस प्रूफ की बात कर लेते हैं। उस प्रूफ करने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि हमने अभी ब्रश लिया था, ब्रश के अंदर हमने कोई एकांक क्षेत्रफल लिया है dA, और ब्रश के अंदर हमने कोई बिंदु लिया है जहाँ पर हमारा क्या है +Q आवेश हमने रखा हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ कि इस हमारा जो एकांक क्षेत्रफल सदिश था, इस क्षेत्रफल सदिश से हमने इस +Q आवेश के ऊपर हमने एक कोण डाला है, और इस कोण को क्या बोला जाता है, हमारा घन कोण यानी dω। अब इस आवेश से जो हमारा एकांक क्षेत्रफल था, इस एकांक क्षेत्रफल के बीच की दूरी यदि हमारी r है, तो यहाँ से हम बात करते हैं। अब देखो सीधे सीधे हम शुरुआत करते हैं कि +Q आवेश के कारण r दूरी पर स्थित बिंदु पर, जो यहाँ पर हमारा बिंदु बन रहा है, वहां पर हमें E वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। E वैद्युत क्षेत्र का मान किस तरीके से ज्ञात करेंगे, सीधे सीधे हमें पता है +Q आवेश से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जैसे +Q आवेश के कारण r दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फर्स्ट चैप्टर में जैसे हम पढ़ के आए, तो वो कितना होता है हमारा E = 1/4πε0 Q/r²। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हमने वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, क्योंकि वैद्युत फ्लक्स का ही हमें मान ज्ञात करना है यहाँ पे, तो सीधे सीधे आ जाते हैं वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से। तो वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से हमारा कितना निकल के आया था, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या थी कि d∅E वो कितना था हमारा E × dA cos थीटा। यहाँ पर cos थीटा जाता हमारे एकांक कोण dA और जो हमारे वैद्युत क्षेत्र था, इन दोनों के बीच का एक कोण था। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, क्योंकि हमने समीकरण 1 में E वैद्युत क्षेत्र जो था उसका हमने मान ज्ञात किया हुआ है, तो E वैद्युत क्षेत्र का मान हम यहाँ पर रख देते हैं। E वैद्युत क्षेत्र का मान हो जाएगा E = 1/4πε0 Q/r²। इसका मान रखा हमने, तो कितना बन के आया, d∅E = 1/4πε0 Q/r² और इनटू में dA cos थीटा। ठीक है, यहाँ तक का क्लियर हुआ। अब देखो जो हमारा r² था, मैं इसको dA cos थीटा के साथ में रखता हूँ, यानी थोड़ा सा चेंज करके लिख लेता हूँ बस इसी इक्वेशन को कि d∅E = Q को तो रखा मैंने साथ में 4πε0 के, यानी Q/4πε0 और इनटू में हो गया मेरे पास dA cos थीटा
आर स्क्वायर। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। लेकिन अब जो हमारा डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर था, इसको हम क्या बोल सकते हैं, एकांक घन कोण। अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा था इससे पहले कि हमारा जो एकांक घन कोण था, घन कोण वो कितना था, डी ओमेगा। उस डी ओमेगा को लिखा जाता है डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। अब हम क्या कर देते हैं, जो डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर था, इस सारे की जगह पे हम किसका यूज करेंगे यहाँ पर, डी ओमेगा का। तो किस तरीके से बन के आता है हमारा, डी फाई इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डी ओमेगा। अब हमें क्या करना है, देखो ये हमारे पास इक्वेशन बन के आ गई डी फाई इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डी ओमेगा। अब हम क्या कर देते हैं, इस समीकरण का दोनों पक्षों के साथ में समाकलन कर देते हैं। दोनों पक्षों के साथ समाकलन करेंगे, यहाँ पे तो फाई ई के रेस्पेक्ट में हो जाएगा और इस तरफ ओमेगा के रेस्पेक्ट में होगा। तो दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे। दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो हमारा कितना बन के आ जाता है, डी फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डी ओमेगा। अब देखिए यहाँ पर डी ओमेगा है तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये हमारा कहाँ पे बाहर आ जाता है, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू होगी। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डी फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा। हमने यहाँ पे क्या कर दिया, सिर्फ डी ओमेगा का हमारा समाकलन होगा। तो समाकलन कर देते हैं, तो फाई ई के रेस्पेक्ट में करूंगा तो ये तो मेरा सीधा सीधा फाई ई बनता है। यहाँ से कितना बना, 4 क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और डी ओमेगा का समाकलन हो जाता है हमारे पास ओमेगा। अब इस ओमेगा का मान क्या रखना है हमें, इस ओमेगा का मान होता है हमारा 4 पाई, परंतु ओमेगा कितना होता है हमारा 4 पाई। ये हम पहले ही बता चुके हैं, इससे पहले वाले उसमें जब घन कोण की बात की गई थी तो वहां पे मैंने डी ओमेगा और हमारे ओमेगा दोनों के मान के बारे में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ से हमने ओमेगा का मान यूज कर लिया, तो फाई ई इक्वल टू कितना बन जाता है हमारा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ओमेगा की जगह पे 4 पाई यूज कर दिया। अब हमारी कुछ टर्म कैंसिल आउट हो जाते हैं, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हुआ और जो भी कुछ बच के आता है वो हमारा होता है गॉस की प्रमेय का सॉल्यूशन, या फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन। यही आपकी गॉस की प्रमेय। ठीक है।